बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, सब मज़े में। आज अपना रिडॉक्स रिएक्शंस में ये लास्ट लेक्चर है। तो हम लोग फाइनली कहाँ पहुँचे हैं कि जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशन के प्रॉब्लम आपके सामने होंगे तो उन्हें कैसे डील करना है। तो इसको डील करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जेड फैक्टर, जिसको आप लोग एन फैक्टर बोलते हो, है ना। तो जेड फैक्टर का कैलकुलेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सीखा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जेड फैक्टर हमने आपको अलग अलग मीडियम में याद करने के लिए भी बोला। ये भी बताया कि साहब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो कहाँ से कहाँ चेंज होंगे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन वो कहाँ से कहाँ जनरल आइडिया मिलेगा हमें चेंज होने का। ये सब बेसिक आइडिया, कहने का मतलब जो पिछला लेक्चर था, वे जस्ट इससे पहला वाला लेक्चर, वो लेक्चर अगर आपका पूरा क्लियर है, इनफैक्ट वो डेटा सारे याद हैं, तो आज का लेक्चर आपके लिए हो जाएगा बहुत ही आसान, है ना। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में सारी बातें डिटेल में की थी कि साहब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, किस किस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसी में से एक आपका पहले ही सवाल में है एसिडिफाइड KMnO4। इनफैक्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KMnO4, है ना। और मीडियम ले लिया हम लोगों ने एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम। अब ये देखते ही सवाल करने का तरीका क्या है कि क्वेश्चन में ये बात देखते ही कि भाई KMnO4 हमें दिख गया, इसका मतलब गारंटी हो गया कि साहब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया। अब KMnO4 से रिलेटेड हमें एक बात पता है कि KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, नो डाउट। उसका जेड फैक्टर तो निकालेंगे, क्या फिक्स जेड फैक्टर है तो बोलते हैं नहीं, उसका 3 अलग अलग जेड फैक्टर है। एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक मीडियम में अलग, न्यूट्रल मीडियम में अलग, हमें सब कुछ पता है पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे ही एसिडिक मीडियम दिख गया तो हम क्या बोलेंगे कि भाई सब एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जेड फैक्टर +5 होता है। वाई? बिकॉज KMnO4 +7 से, मैग्नीज +7 से +2 में चेंज होता है। ठीक, क्लियर। तो जेड फैक्टर अपने को क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब एक स्पीशीज तो है जिसका जेड फैक्टर आपका क्लियर है, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या दिख दिया, पोटेशियम आयोडाइड। अब KI में मुझे बताओ क्या पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज होने वाला है? नहीं। तो कौन है जिसका चेंज होगा, आयोडीन। वो किस स्टेट में है, -1 में। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब आयोडीन -1 में होता है तो कहां जाएगा, I2 में। मतलब क्या हो गया कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में चेंज होगा, तो उसका जेड फैक्टर आप निकाल लोगे। क्लियर है? क्या इतना बेसिक आइडिया सबसे पहले आपको मिल रहा है? अगर ये बेसिक आइडिया आपको मिल रहा है तो अब हम आपको बता रहे हैं कि साहब रिडॉक्स वाले क्वेश्चन को, जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशन के सवाल हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका प्रोसेस देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़ते ही आपके दिमाग में एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। रफ आइडिया, जितना हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया, अगर आपको उतना क्लियर है, याद है, तो आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि जब भी रिएक्शन होगा तो एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इतना क्लियर है कि अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिएक्टेंट में, मल्टीपल रिएक्टेंट सिस्टम में अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा 100% रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यही तो बेटा चेंज होकर के प्रोडक्ट देगा, है कि नहीं। चेंज होकर के प्रोडक्ट देगा, जो प्रोडक्ट देगा उसी को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लिखना। क्या सर हमें ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट रिएक्शन लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, हम बोर्ड का सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, है ना। जिसमें आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है नीट या जेईई लेवल का। उसके लिए आपको बस न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए किसकी जरूरत है, वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। लाइक आपका एसिडिक मीडियम बोला ना, तो रिएक्शन जब आप लिखोगे फुल ऑन तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। क्या जरूरत है सल्फ्यूरिक एसिड की? वाई? क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज वहां किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं होता। एक सल्फेट इधर दिखेगा, एक सल्फेट उधर दिखेगा, जो हाइड्रोजन इधर दिखेगा वो हाइड्रोजन उधर दिखेगा, तो इसका चेंज ही नहीं हो रहा। तो इनफैक्ट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, चाहे वो स्पीशीज रिएक्टेड रिएक्शन में हो या ना हो, हमें उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है सर? बिकॉज आपका सवाल का रिलेशन किससे है, KMnO4 से और KI से। तो आपको क्या चाहिए, KMnO4 कहां चेंज होगा, KI जाकर के क्या बना देगा, बस इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ में क्या क्या चीजें हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। व्हाई? बिकॉज हम इन्हीं दोनों को डील करेंगे आपस में। क्लियर? तो बेसिक आइडिया, एक रफ आइडिया क्या होना चाहिए कि साहब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर, ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, बस
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चेंज, रिड्यूसिंग एजेंट का चेंज, बस हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए, बस इतने से अपना काम बन जाएगा। चाहे आप पूरा इक्वेशन रट करके लिख दो, चाहे अंदाजे से कुछ रिएक्शन लिख दो, उतने से ही अपना काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप ये नहीं लिख पाए किसमें चेंज हो रहा है, तब आपका काम नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे मैंने बोला, इस रिएक्शन में पूरा रिएक्शन क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें एक बात क्लियर है कि KMnO4 रिएक्शन कर रहा है, तो ठीक है, हमने बोला KMnO4 का रिएक्शन है किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। वेरी गुड। अब आगे क्या होगा, बोलेंगे आगे सल्फ्यूरिक एसिड भी है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। हमने क्या बोला, उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, बिकॉज इसी दोनों को तो हमें डील करना है। ठीक, अब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि ये किस में जा रहा है। तो हमने क्या बोला, एसिडिक मीडियम में ये +7 से कहां जाएगा साहब, कहां जाएगा, तो क्या बोलेंगे +2 में जाएगा। अब जाहिर सी बात है Mn का +2 में कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो हो सकता है मैग्नीज सल्फेट बन जाए, हमें उससे क्या मतलब है। हम सीधा सीधा रफ में क्या काम करेंगे, Mn को लिखेंगे +2, खेल खत्म। क्यों लिख रहे हैं +2, बिकॉज हमें पता है जेड फैक्टर कितने का है, 5 का। नहीं भी लिखे तो भी हमें जेड फैक्टर ही तो चाहिए, हमें पक्का पता है कि KMnO4 का जेड फैक्टर क्या आना है, 5। तो हम Mn2+ इसीलिए लिख रहे हैं क्या, कि हमें 5 चाहिए। क्लियर, समझ रहे हो ना रफ वर्क क्या करना होता है। चलिए आगे आपको क्या पता है, आगे आपको एक बात क्लियर पता है क्या, कि आयोडाइड आयन, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, I-, है ना, आयंस के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं मैं, I-। ये I- डेफिनेटली कहां चेंज होगा बेटा, I2 में। बस इतना रफ इंफॉर्मेशन आपको अगर हो गया किसी भी रिडॉक्स में, तो आपके लिए काम हो जाएगा बहुत ही आसान, बिल्कुल रफ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज होकर कहां गया, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होकर के कहां गया, यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, जेड फैक्टर। एक बार जेड फैक्टर निकाल लिए तो काम खत्म। मुझे बता दो, इस रिएक्शन से हम क्या देख रहे हैं कि साहब KMnO4 कहां बदला है, Mn2+ में। सो व्हाट अबाउट द जेड फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +7 से +2 कितने का, 5 का। एटम मैग्नीज का कितना है, 1 बराबर 5। ये रटा होना चाहिए कि आना ही आना है। अच्छा, Ki मतलब I- किस में चेंज हो रहा, I2 में। सो व्हाट इज द जेड फैक्टर, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से कहां गया बेटा, 0, कितने का, 1 का। और एटम कितना है, 1, तो कितने का जेड फैक्टर आया, 1, खत्म। बस इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का अपने लिए एक ही काम है, क्या काम है, कि इसका जेड फैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आया, 5। और इसका जेड फैक्टर कितना आ गया बेटा, बोलो कितना आ गया, 1। बस अपना काम खत्म, अपना काम खत्म, इतना ही है। इसको बोलते हैं रफ इक्वेशन। तो आपको एक रफ इक्वेशन लिखना आना चाहिए। आपका पूरा रिएक्शन रटा हुआ है, वेल एंड गुड, अब ज्ञानी आदमी है, बहुत अच्छी बात है। आपका पूरा रटा हुआ नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है, कम से कम एक रफ इक्वेशन होना चाहिए जिससे आपका काम चल जाए। क्लियर, तो पहला काम क्या है, एक रफ इक्वेशन लिखना, एक रफ इक्वेशन लिखना। क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज होकर कहां जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज होकर के क्या बना रहा है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज ऐसा लिखने से जेड फैक्टर पता चल गया। क्लियर, क्लियर। मान लो हमें जेड फैक्टर पहले से ही पता चल जाए तो हम रिएक्शन भी नहीं लिखेंगे। क्यों भैया, अरे क्योंकि जेड फैक्टर ही तो बराबर करना है, मतलब जेड फैक्टर ही तो निकालना है। क्यों निकालना है, बिकॉज अभी हम बता रहे हैं अगला स्टेप क्या होना है, इक्विवेलेंट बराबर करना है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जानते हो, उसी को हम लोग यहां लगाएंगे और अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या पहले इतना काम, इतना रफ वर्क समझ में आया। क्या काम है अपना, अपना पहला काम क्या था कि साहब एक रफ इक्वेशन तैयार करना, किस लिए, जेड फैक्टर निकालने के लिए। वो निकाल दिया सर, वेल एंड गुड। अब अगर ये निकाल दिया तो तुम बताओ सिंपली कि जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन करेगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड पॉइंट पे, टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बस अपना इतना ही काम है, अपना इतना ही काम है। अच्छा, अब इसी के लिए क्या कि आपको हर बार जरूरी तो नहीं कोई इक्विवेलेंट देगा, किसका, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का। जैसा देख लो सवाल में मोल दिया, आगे भी मोल बोल रहा है ना, इक्विवेलेंट तो दिया ही नहीं। तो ये मोल से इक्विवेलेंट में या मोलरिटी से इक्विवेलेंट में या मास से इक्विवेलेंट में कैसे जाएंगे, तो जेड फैक्टर से जाएंगे बेटा, है ना। कैसे जाएंगे, जेड फैक्टर से जाएंगे। इसीलिए हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं और जेड फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम लोग पहले से क्या पढ़ करके बैठे हैं, क्या पढ़ करके बैठे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है। अपने लिए बस यही एक चीज है, क्या, एक इक्वेशन लिखना, दूसरा इक्विवेलेंट बराबर करना। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला था मास के टर्म्स में, मास बाय इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड।
दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल इनटू जेड फैक्टर, तीसरा फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन लीटर, चौथा फॉर्मूला था मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू यहां जेड फैक्टर, बिकॉज मोलरिटी और जेड फैक्टर मिलकर के क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बन जाएगा। क्लियर, क्लियर, नो डाउट। अगर तुम इधर मिली इक्विवेलेंट लिख रहे हो तो उधर भी मिली इक्विवेलेंट लिख दो, क्या दिक्कत है, मिली मिली बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो हम मिली में इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा इक्विवेलेंट में इस्तेमाल करेंगे। आपको मिली इक्विवेलेंट करना कर लो यार, क्या दिक्कत है, इधर भी 1000 इधर भी 1000 ही तो है, 1000 का ही तो फैक्टर है। मिली में करो, इक्विवेलेंट में करो। वो कब करते हैं मिली में, जब दोनों साइड वॉल्यूम की बात आती है एमएल एमएल में, तब मिली इक्विवेलेंट में बात करते हैं। अगर एक जगह मास मांगे तब तो फंस जाओगे तुम, है ना। एक जगह मिली इक्विवेलेंट निकल गया और एक जगह इक्विवेलेंट निकल गया तो मामला हो जाएगा खराब। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा इक्विवेलेंट में डील करो। खैर, कहने का मतलब हमें जो इक्विवेलेंट निकालना है वो निकालने के लिए अपने पास ये 4 फॉर्मूला है, इसी में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। जरा देख लो इस सवाल में क्या बोला, क्या बोला आपको, बोला हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है भाई साहब, कहां है KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, बोला मोल, तो मोल के टर्म्स में इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला, मोल इनटू जेड। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इनटू जेड ऑफ KMnO4, खत्म। क्या इक्विवेलेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो, जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख ले आयोडीन, है ना। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही तो आपस में रिएक्शन कर रहा है। तो तुम क्या बोलोगे, इसका इक्विवेलेंट लिखना है। फिर किसके टर्म्स में बात हो रही, फिर से देखो यहां मोल के टर्म्स में ही बात हो रही है, तो फिर तुम मोल के टर्म्स में फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, KI इनटू क्या बेटा, Z फैक्टर ऑफ KI, काम खत्म। इतना ही तो करना है। अब तुम देख लो, KMnO4 का मोल पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4। ओके, सो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 विच वी हैव टू कैलकुलेट इनटू Z फैक्टर कितना बेटा, 5 बराबर क्या लिखोगे, इसका मोल दे रखा है 0.2 मोल इनटू Z फैक्टर, पोटेशियम आयोडाइड का भी निकाल करके बैठे हम लोग। क्या है Z फैक्टर, बोलो 1, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, विल बी इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 5, सो इट विल बी इक्वल टू 0.04 मोल। आंसर बोलिए सर, कोई तकलीफ, ऐसे सवाल को करते हैं सॉल्व। क्या पूरा तरीका समझ में आया, पूरा तरीका समझ में आया आपको। क्या करना है, क्या करना है, जब भी रिडॉक्स टाइट्रेशन का सवाल होगा आपको क्या करना है, एक रफ इक्वेशन लिखने की कोशिश करो। क्यों लिख रहे हैं सर रफ इक्वेशन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट Z फैक्टर, किसका, ऑक्सीडाइजिंग, और किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। प्रेडिक्ट करके हम लोग, गेस करके हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे एक रफ इक्वेशन। ये काम हो गया सर, ये काम जैसे ही हो गया Z फैक्टर अपना तैयार। Z फैक्टर अपना तैयार हो गया तो 2 ही स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है सर, इक्विवेलेंट को बराबर करना, बस इक्विवेलेंट को बराबर करना, यही आपका मेन गोल्डन स्टेप। ठीक, इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए ये पॉइंट्स आपके हैंडी साबित होंगे। मास दिया है, मास बटा इक्विवेलेंट मास, या मास बटा मोलर मास, और फिर Z फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना मोल निकाल करके, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद मोल अगर दे रखा है, मोल इनटू Z, नॉर्मेलिटी दे रखा है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लीटर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट निकालोगे, एमएल से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। मोलरिटी दे रखा है, मोलरिटी इनटू Z बन जाएगा नॉर्मेलिटी, और फिर इसको वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा इक्विवेलेंट। क्या बोलो, ये सवाल समझ में आया। तो इस सवाल को स्टेप वाइज कायदे से एक एक चीज नोट करिए। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल से टफ सवाल पे भी लाऊंगा कि साहब एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दे दिया और उधर 4 रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया और चारों को करना है बराबर, हम वो भी कर सकते हैं। सिंपल क्या है, समेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट, ये तो चलेगा। तो पहले सिंपल सिंपल सवाल से धीरे 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 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसी में ही आपका लेवल अच्छा खासा बन जाएगा। तो रिडॉक्स के सारे क्वेश्चन से आपका डर इंशाल्लाह जरूर भाग जाएगा। तो जल्दी से सुकून से आप इसको नोट करो, पॉज करके। हम पॉज करके दूसरा सवाल लिख रहे हैं। चलिए सर, अगला सवाल जरा देख लो आप फटाफट, क्या लिखा हुआ सवाल। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर 0.2 मोलर एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन is required to completely react with 500 ml of 0.4 molar FeSO4। क्लियर। अब ध्यान से, एसिडिक KMnO4 फिर बोला, इसका मतलब क्या, KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही। क्लियर। तो एक बात तो हमें क्लियरली पता है ना बेटा, क्या हम लिखेंगे KMnO4, ठीक,
प्लस क्या बोलोगे तुम, आगे रिएक्शन इसका किससे हो रहा है, तो बोला कंप्लीटली रिएक्ट विथ 500 ml ऑफ FeSO4। ठीक है सर, FeSO4 भाई साहब ये होगा चेंज, ये अगर चेंज होगा तो इसकी जगह तो मुझे पता है कि भाई साहब ये जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन है तो Mn2 प्लस में ही जाएगा। अब मुझे बताओ आयरन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, या आयरन के बारे में आप सिंपली गेस कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि आयरन यहाँ किस स्टेट में, +2 स्टेट में। अगर मैं SO4 के फॉर्म में लिखूं या इसी को आयनिक फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि SO4 का अपने लिए कोई अभी नहीं, तुम लोग जाओ खाना खा लो, अभी मैं लेक्चर बना दूं, हाँ इसका कोई काम नहीं है, तो सीधा सीधा मैं इसको Fe2 प्लस में लिखूंगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको FeSO4 बोला, मान लो अगर मास बोलता तो ऐसा नहीं कि Fe2 प्लस लिख करके FeSO4 को भूल गए। अगर ये बोल देता कि साहब मान लो बोला 40 ग्राम या 4 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम FeSO4, तो फिर तुम इक्विवेलेंट मास किसका निकालते हैं, Fe2 प्लस का या FeSO4 का, तो बोलते सर FeSO4 का, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि Fe2 प्लस लिख करके काम खत्म, यहाँ पे Fe2 प्लस लिख करके अपना काम खत्म हो जाएगा। वाई, बिकॉज सोल्यूशन की मोलरिटी बोला है, इसमें हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर आपने पूरा भी लिखा है इसका मतलब यहाँ है क्या, यहाँ है क्या Fe2 प्लस। अब मुझे बताओ Fe2 प्लस जब चेंज होगा कहां जाएगा भाई साहब, Fe2 प्लस कहां जाएगा चेंज होकर के, बोलो वो तो मुझे बोलो कहां जाएगा ये, कहां जाएगा ये Fe2 प्लस कहां जाएगा चेंज होकर के, तो बोलेंगे Fe3 प्लस में। कहां जाएगा Fe3 प्लस। वाई सर, बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज दिस सब्सटेंस, है ना। सो दिस सब्सटेंस विल गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस। बस मैं यही बोल रहा हूं, यही तुम्हें रफ पता होना चाहिए कि कंपाउंड Fe2SO4 होल 3 बना कि जाने क्या बना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि Fe2 प्लस कहां चेंज होगा, Fe3 प्लस में। यहां FeSO4 लिखो, Fe2 प्लस लिखो, वट एवर, क्लियर। ये है एक रफ इक्वेशन। अगर तुम्हें इतना लिखना आ गया तो तुम फौरन क्या बोल दोगे, कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो सर इसका Z फैक्टर तो पता चल गया 5, यहां +2 और वहां +3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें क्या पता चल गया, तो तुम क्या बोलोगे कि साहब इसका Z फैक्टर कितना हो गया, बोलेंगे 1, खेल खत्म। इतना ही काम है। इतना अगर काम हो गया तो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली ये करोगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, खत्म, बस ये तो बोला। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिख करके दिया था अभी अलग अलग केसेस में। अब बोलो KMnO4 का इक्विवेलेंट तुम कैसे निकालोगे, अब दिया मोलरिटी, और पूछो हाउ मेनी मिलीलीटर, लेट V मिलीलीटर। अगर हमने बोला V मिलीलीटर है तो अगर लिखा V मिलीलीटर तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे बेटा, तो लीटर बन जाएगा। क्यों लीटर निकाल रहे हैं, बिकॉज अभी तो बोला था हम लोगों ने, क्या बोला था, बोलो क्या बोला था हम लोगों ने। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां क्या बोला था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, किस में, लीटर में। अच्छा यहां भी सॉल्यूशन के फॉर्म में ही दिया हुआ है, यहां भी क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बोलो यस और नो, है कि नहीं, क्लियर। अच्छा हमने इसके लिए क्या बोला कि नॉर्मेलिटी को लिख सकते हैं मोलरिटी इनटू Z फैक्टर, ये बन गया नॉर्मेलिटी, और फिर रह गया वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया। और यहां भी क्या हो गया, मोलरिटी इनटू Z फैक्टर, और यहां भी क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर, खेल खत्म। अब चूंकि दोनों साइड वॉल्यूम आ गया ना बेटा, अब तुम ml में निकाल लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहां भी तुम ml को 1000 से डिवाइड करोगे, यहां भी ml को 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 कट जाएगा। तो सर क्या ml में ले सकते हैं, बिल्कुल ले लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर। तो क्या बोलेंगे, बोलिए अब यहां की मोलरिटी क्या है, बोलेंगे 0.2, इसका Z फैक्टर कितना है 5, इंटू वॉल्यूम इन क्या निकालना है, मिलीलीटर। चलिए तो लिख देते हैं वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, बन गया ना लीटर, मैं वही कह रहा हूं, ये 1000 कट जाएगा। अच्छा बराबर क्या पुट किए, मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी इसकी 0.4। अच्छा Z फैक्टर 1 निकाल के बैठे हैं, वॉल्यूम इन लीटर ये रह गया सर 500 ml, तो 500 बटा क्या 1000, ये भी हो गया लीटर, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, 0.2 इंटू 5 बराबर क्या हो गया 1 इंटू V, जो कि आएगा ml में, बराबर है किसके, यहां से क्या बोलोगे तुम, 1 0 से ये डेसिमल खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 50 चौके 200, क्लियर। तो कितना वॉल्यूम इन मिलीलीटर आ गया 200, तो आंसर आपका कितना हो गया, वॉल्यूम किसका, बोलो KMnO4 सॉल्यूशन का,
बराबर 400 मिली लीटर आंसर। बोलिए बेटा, क्या 400 है कि 200? सॉरी, 50 इंटू 4 200 सॉरी 200 क्या मिली लीटर आंसर। क्या तरीका समझ में आया? फिर से देख लो, कायदे से एक बार देख लो। क्या बोला मैंने? क्या करना है? एक रफ इक्वेशन लिखना है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां चेंज होकर जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कहां चेंज होकर के जा रहा है। यह बात अगर आपने लिख लिया तो अब अगला काम क्या करना है सर? अगला काम करना है इक्विवेलेंट बराबर करना है। इक्विवेलेंट बराबर करने का अलग अलग तरीका मैंने बताया। यहां मोलरिटी दे दिया, मोलरिटी को हमने चेंज किया किसमें? नॉर्मेलिटी में, और फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, काम खत्म। इज इट वेरी वेरी क्लियर? क्या ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी से इसका भी फटाफट अब क्या करो, इसको भी नोट डाउन करो पॉज करके। मैंने अगला सवाल लिख दिया फटाक से। चलो बच्चों, अगला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा क्या बोला है सवाल। अगेन फिर से KMnO4 ही है। हाउ मेनी ml ऑफ एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल। अब मोल दे दिया, हम सीधा Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और यहां भी क्या बोला है? ml बोला है नहीं? ml बोला है किसका? KMnO4 सॉल्यूशन का। हाउ मेनी ml ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। एक मिनट, चलो चूंकि यहां पे मैंने मिस प्रिंटिंग से सिर्फ ml लिखा, एक मिनट मैं चेक करके देख लेता हूं क्या कॉन्सेंट्रेशन दिया है। हाउ मेनी ml ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, नहीं दे रखा, शायद मैं भूल गया उसमें। तो एक मिनट, या तो आप ml होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, या नहीं तो मैं सीधा क्वेश्चन ही बदल देता हूं, मोल लिख लेते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। या अगर मिलीलीटर था तो पहले इसका तो कॉन्सेंट्रेशन देता, तब तो तुम लिखते कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, है ना, इनटू Z फैक्टर। क्लियर? तो ठीक है, वो अगर दिया होता तो कर लेते, और मैं सवाल ही को चेंज कर दिया, है ना। तो क्या बोला हुआ है? हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिक KMnO4 solution is required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate। तो एक चीज क्या है अपनी KMnO4, और दूसरा क्या है? फेरस ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट के बारे में इंफॉर्मेशन है ना आपको, ऑक्जेलिक एसिड लिखवाया था पिछले लेक्चर में, यहां क्या आ गया? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक एसिड क्या था? H2C2O4। ऑक्जेलेट आयन क्या होगा? C2O4 2 माइनस, बोला फेरस ऑक्जेलेट, तो तुम क्या बोलोगे फॉर्मूला? FeC2O4। अरे बोलो सिंपली क्या है? ऑक्जेलिक एसिड क्या है? तो बोल रहे H2C2O4। ऑक्जेलेट का मतलब C2O4 2 माइनस, ये बन गया ना। अब बोला फेरस तो Fe, इसकी वैलेंसी 2, और C2O4 इसकी भी वैलेंसी 2 खत्म। अगर यही बोलता फेरिक तब क्या बोलते? FeC2O4, इसकी वैलेंसी तो 2 है, और इस पूरे की वैलेंसी मतलब इसकी वैलेंसी कितनी? 3, तो यहां लगा देते होल 3। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फेरिक ऑक्जेलेट का, ये फॉर्मूला बन जाएगा फेरस ऑक्जेलेट का। अब आपके सामने क्या बोला है कि साहब फेरस ऑक्जेलेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है कौन? KMnO4। तो लिख दो फिर से वही, क्या रफ इक्वेशन। क्या होगा रफ इक्वेशन? सबसे पहले KMnO4, ठीक है, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? FeC2O4 को। अब यहां से आएगी बात, करोगे क्या करोगे? हमें पता है कि साहब मैग्नीज कहां जाने वाला है? Mn2+ में, खेल खत्म। अच्छा, अब ध्यान से यहां तुम देखना क्या बोला था मैंने ऑक्जेलेट के बारे में, कि इसमें एक पार्ट है आयरन, तो आयरन तो +2 स्टेट में, और ऑक्जेलेट में कार्बन के बारे में आपका क्या ख्याल है? याद करो, C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता? बोलो, चाहे यहां निकाल लो, कितना होगा? +3। चेक करके देख, यहां क्या है? 2x और +4 इंटू -2 ऑक्सीजन का बराबर क्या? -2, 2x -8 बराबर क्या? -2, 2x बराबर क्या? +6, x बराबर क्या? बोलो +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हियर +3। क्लियर? और अब ये क्या करता है? इस कंपाउंड को जब ऑक्सीडाइज करता है बेटा, कौन? KMnO4। तो रिगार्डिंग आपको क्लियर होना चाहिए, मेटल ऑक्सीडाइज होकर के जाएगा अलग, कहां जाएगा? Fe2+, Fe3+ में, कहां जाएगा? Fe3+ में। साथ के साथ ये ऑक्जेलेट वाला पार्ट भी ऑक्सीडाइज होकर के कहां कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में। याद रखेगा हमेशा, जब भी मेटल को ऑक्जेलेट के साथ लिख दिया जाए तब सवाल बन जाता है इंटरेस्टिंग। हमने आपको बताया ना कि जब एक सब्सटेंस का मतलब एक ही सब्सटेंस में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो, कभी कभी 2 का चेंज हो, कभी कभी 3 का चेंज हो। जरा से देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया प्रीवियस लेक्चर्स में, जब मल्टीपल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो तब हम लोग क्या निकालते हैं, अलजेब्रिक सम। अगर दोनों का इंक्रीज हो रहा है जोड़ दो, दोनों का डिक्रीज हो रहा है जोड़ दो, एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज हो रहा है घटा दो। याद है ना वो सारा मेथड, उसी को हमें यहां क्या करना है, अप्लाई करना है। सो डू इट। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सबसे पहली बात, ये चेंज हुआ +7 से कहां, +2 में, तो ये खट से निकल गया। इसका जेड फैक्टर क्या, 5। अच्छा, अब जरा इसकी बात कर लें तो इसका दो पार्ट है। एक पार्ट है आयरन, तो आयरन की वजह से +2 से कहां गया, +3। एटम कितना है, 1 है कि नहीं? तो क्या बोलोगे, 1 इंटू कितने का चेंज, 1 बराबर क्या, 1। अच्छा, अरे 5 कितना, 1। अच्छा, यहां किसका है, कार्बन का। कार्बन का कहां है, +3 से कहां गया बेटा, जरा देख, कार्बन यहां कहां गया, +4 में। कहां गया, +4 में। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने कार्बन के, 2। तो इक्वेट कर दोगे, मतलब ये बराबर करोगे तो किसके बराबर होगा, कितने के, 2। अब आयरन की वजह से 1 यूनिट का चेंज, कार्बन की वजह से 2 यूनिट का चेंज। क्या दोनों इंक्रीज कर रहा है, यस सर, +2 से +3, +3 से +4, दोनों इंक्रीज कर रहा है, जोड़ दो। सो ओवरऑल जेड फैक्टर कितना हुआ, बोलेंगे 3। इसका जेड फैक्टर कितना, ऑक्जेलेट का, ऑक्जेलेट का कितना हुआ, 3। और KMnO4 का कितना हुआ, 5। खेल खत्म, बस ये तो करना है। अब अगला काम क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ। आगे का काम क्या बच गया, आगे का काम ये बचा सर, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या, बोलो, फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4। ठीक, इसका पूछा आपसे क्या, हाउ मेनी मोल, लिख दो भैया मोल, इनटू जेड फैक्टर, जेड कितना है, 5 बराबर इसका मोल है कि नहीं, क्या मोल ही तो बोला, हाँ, तो मोल कितना है, 1 इंटू उसका जेड फैक्टर क्या निकाल के बैठे हो तुम, 3। ये पुट कर दो। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 3/5। सो इट बिकम्स 0. कितना, 6, कितना, 0.6 मोल आंसर। समझ में आया, क्लियर? तो यह है ऑक्जेलेट वाला पार्ट, कि जब भी मेटल ऑक्जेलेट दिया हो, याद रखिएगा कि मेटल ऑक्जेलेट वाले केस में मेटल अलग ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्जेलेट वाला पार्ट अलग ऑक्सीडाइज होगा, तो दोनों का सम करके लिखना है कि नहीं, दोनों एलिमेंट का सम निकालना है। तो ऐसे मैं आपका धीरे 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 लेवल बढ़ा रहा हूं, है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जल्दी से इसका भी सॉल्यूशन छापो और हम अगला सवाल फटाफट छाप देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या डिस्कस होता है। हाँ जी बच्चों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है सवाल, देखिएगा, 1 ग्राम ऑफ H2O2 solution containing X% W/W of H2O2 clear requires X ml of acidic KMnO4 solution for complete oxidation. Clear? Calculate molarity of KMnO4 solution used. Clear? फिर से वही बात, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यहाँ मुझे इक्वेशन लिखने की जरूरत है? नहीं सर, अब तक तो याद हो गया। एसिडिक फॉर्म में KMnO4 का Z फैक्टर 5। H2O2 के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या लिखाया था, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, हर हाल में उसका Z फैक्टर कितना हो रहा है, 2। रिएक्शन लिख लो, बात वही रहेगी। रिएक्शन लिखोगे तो भी क्या बोलोगे कि सर ठीक है, KMnO4 तो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, KMnO4 देख लेते हैं अभी, H2O2 किस में चेंज हो गया, बोलेंगे Mn2+ में। ओके क्लियर। अब मुझे बताओ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो -1 से किस स्टेट में जाएगा, इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहां जाएगा ऑक्सीजन, 0 में। तो 0 में जब जानता है तो क्या बनता है, H2O2 जब 0 में जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में तो क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, काम खत्म। अब अगला काम क्या है, तो बोलो भाई साहब इसका Z फैक्टर कितना, तो क्या बोलोगे, ये तो सीधा सीधा 5 है कि नहीं। अच्छा इसकी बात कर लो, ऑक्सीजन ही का तो चेंज हो रहा है, क्या बोलोगे, -1 से 0, -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का, और एटम कितना है, 2। तो 2 × 1 बराबर 2, ये मिल गया Z फैक्टर इसका और ये मिल गया Z फैक्टर इसका, काम खत्म। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो अब सेम वही काम करना है, इक्विवेलेंट ऑफ क्या, H2O2 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। बस इतना काम करना है और आगे पकड़ कर सॉल्व कर देना है। बोलो भाई साहब कैसे सॉल्व करें, देखो क्या बोला,
H2O2 के बारे में ये बोला कि अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन है H2O2 का, उसमें H2O2 का जो परसेंटेज मास है ना, दैट इज W/W। तो पहले मुझे बताओ उस 1 ग्राम में H2O2 का मास कितना है। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। सॉल्यूशन है H2O2 का, लेकिन वो प्योर H2O2 नहीं है, दैट इज X% है ना, X% किसका, 1 का निकालना है। तो मास ऑफ H2O2 इन ग्राम विल बी क्या, क्या 1 ग्राम का X% मतलब X/100, ये हो गया ग्राम, मतलब X/100 ग्राम, ये हो गया क्या मास किसका, H2O2 का, किसमें 1 ग्राम में, सॉल्यूशन में। अब ये 1 ग्राम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, किसके साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, जिसका XMl इस्तेमाल हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले हम यहां पुट कर दें, तो यहां से क्या पुट करोगे, अब यहां बोलो इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो बोलेंगे सर क्या लगाएंगे, बोलो मास बाय इक्विवेलेंट मास, या मैं इसको चेंज कर देता हूं Z ऑफ H2O2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 बराबर, है ना, उसका दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। बोलो Z कितना है H2O2 का, बोलेंगे 2, मोल कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास। अब हो गया है कि नहीं, ठीक है। मास कितना है, तो बोल रहे X/100, ये होगा ग्राम, डिवाइडेड बाय अब क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, मोलर मास लिखोगे ना, मोलर मास। अच्छा, H2O2 का मोलर मास कितना है बेटा, बोलिए, 16 दूना 32 2 34, ये लिख दिया 34। मास बाय मोलर मास क्या दिया, मोल, मोल इंटू Z फैक्टर क्या दे दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है सर। अब यहां बोलो KMnO4 को कैसे डील करोगे, तो KMnO4 के बारे में तो बोला सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर x मिलीलीटर है तो उसको मैं लिख दूंगा X/1000, ये बन गया लीटर, है ना, क्योंकि इधर इक्विवेलेंट निकाला है तो इधर भी इक्विवेलेंट ही निकालना है। अच्छा, क्लियर, ये हो गया क्या, बोलो ये क्या हो गया, लीटर। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, क्या बोला, क्या निकालना है, क्या निकालना है, x मिलीलीटर ऑफ एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक। बोला मोलरिटी निकालो, बहुत बढ़िया। हम आगे क्या लिख दें, नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए यही मैंने लिखा X/1000, वेरी गुड, इनटू नॉर्मेलिटी की जगह मैं क्या लिख दूं, मोलरिटी इनटू Z फैक्टर लिख दूं, वेरी गुड, लिख दिया, लिख दिया। अच्छा चलिए, तो यहां की क्या आपके पास 2 गुना X/3400 हो गया, इसको लिख दो। क्या लिखेंगे, X इंटू मोलरिटी तो निकालना ही, और Z फैक्टर KMnO4 का क्या निकाल चुका है, 5 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 1000, 2 0 से 2 0 साफ, क्लियर। X से X गया, बचा क्या, मोलरिटी, यही निकालना है मोलरिटी। यहां क्या है 2/34, ठीक, ये 10 जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा 5, ये हो गया काम खत्म। क्या लिख दोगे बेटा, बोलो, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर 4/34, क्लियर। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ क्या, KMnO4 सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 2/17 मोल पर लीटर, आंसर। क्या तरीका समझ में आ रहा है, एनी हो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बराबर करना है, सिंपल, ठीक है। अब जो डेटा गिवन जैसा होगा वैसे ही तो इक्विवेलेंट निकालोगे। मान लो अगर वो मोल देता है डायरेक्टली, अब मोल को Z से मल्टीप्लाई कर देते, वो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम देता, मल्टीप्लाई कर देते नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को, मोलरिटी देता तो मोलरिटी के साथ निकालते जैसा इधर निकाला है, मास दिया तो मास बटा इक्विवेलेंट मास करेंगे, या मास बटा मोलर मास इनटू Z फैक्टर करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट वे कैसे हम लोग सवाल को करेंगे सॉल्व, क्लियर है। तो ये 4-5 सवाल मैंने अभी हम लोगों ने किया सॉल्व। अब मैं 2-3 सवाल डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, और अगर कहीं डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा, क्लियर। तो इसको जल्दी से आप लोग पॉज लेकर के नोट करिए, और मैं एक सवाल जो है बाकी वो लिख देता हूं आपके लिए, नोट जो होमवर्क रहेगा। हाँ जी बच्चों, ये है सवाल आपके सामने, ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैंने रखा है, आप इसको घर पे कीजिएगा, कहीं डाउट है पूछिएगा। देखिए पहला सवाल तो बहुत सिंपल, क्या पूछा, 10 ग्राम ऑफ FeC2O4 रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एसिडिफाइड M/10 मतलब 0.1 मोलर, या यूं बोलो डेसी मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 निकालना, फिर वही कहानी,
कि MnO4 के लिए Z फैक्टर अपने को पता है, क्या पता है Z फैक्टर 5 है ना। इसके लिए अभी अभी तुम निकाले थे, क्या Z फैक्टर निकाले थे बेटा, बोलो आयरन की वजह से 1, इसकी वजह से 2, टोटल कितना 3, खेल खत्म। इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट उसका बराबर कर दो। यहां क्या बोला है ग्राम, तो ग्राम बटा क्या मास बटा इक्विवेलेंट मास, और वहां क्या करना है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू Z फैक्टर, खेल खत्म, बस इतना ही करना है। ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सर, ये सवाल थोड़ा दमदार है, इसको बाद में, पहले मैं इसको दिखाता हूँ, है ना। ये भी बहुत देखने में अलग टाइप का लग रहा है सिंपल। क्या बोला था मैंने, सबका सम बराबर कर देंगे। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिफाइड के MnO4 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। क्या करना है, क्या करना है, के MnO4 का कितना मोल, कितना मोल, मोल ऑफ एसिडिफाइड के MnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ए सैंपल ऑफ, एक सैंपल है जिस सैंपल में, ए सैंपल कंटेनिंग ये सारी चीजें हैं। पहली चीज क्या है, 1 मोल ऑफ Ki, 6.8 ग्राम ऑफ H2O2, 10 ml ऑफ M/10 FeCl2 सॉल्यूशन। ये तीनों मिला करके एक सैंपल बनाया आपने सॉल्यूशन का, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, इसका इक्विवेलेंट निकाल दो, उसका इक्विवेलेंट निकाल दो, तीनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, ये तीनों का तीनों हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब किसके बराबर होना है, एसिडिफाइड के MnO4 के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बराबर। क्या करना है, समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। बस कैसे निकलेगा सर, इसका Z फैक्टर I माइनस किस में जाएगा, I2 में। कितना Z फैक्टर 1, I के लिए निकाल रहा है, I2 के लिए नहीं, I2 के निकालते तो 2 आता, किसके लिए निकालेंगे कितना 1। अच्छा इसका Z फैक्टर पहले से जानते हैं 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा के लिए 2, FeCl2 +2 से +3 1, इसका Z फैक्टर 1, इसका Z फैक्टर 1, इसका Z फैक्टर 2, इसका Z फैक्टर कितना 1, और के MnO4 तो बोला ही, के MnO4 का Z फैक्टर कितना, ये तो फिक्स एसिडिक कंडीशन में 5। क्या बच गया, यहां क्या बोला है मोल, डायरेक्टली Z से मल्टीप्लाई कर दे इक्विवेलेंट। यहां क्या बोला मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास, और यहां क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू Z फैक्टर, क्या बन गया इक्विवेलेंट, खेल खत्म। ये सवाल देखो क्या बोला, सवाल बड़ा थोड़ा सा लंबा भी है, घुमा के बोला है सवाल सिंपल। बोला K2Cr2O7 का रिएक्शन करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करता है HCl को Cl2 में। सिंपली क्या, Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू Cl2, जैसे I माइनस इज कन्वर्टेड टू I2, वैसे ही क्या Cl माइनस इज कन्वर्टेड टू Cl2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब K2Cr2O7 का रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एंड द Cl2 गैस फॉर्म्ड फर्दर ऑक्सीडाइजेज किसको, K2MnO4 को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, KMnO4 में। पहले रिएक्शन में क्या करेंगे, K2Cr2O7 का रिएक्शन करेंगे किसमें, किसके साथ बोलो, किसके साथ, K2Cr2O7 का रिएक्शन करेंगे किसके साथ बोलो, HCl के साथ है ना। HCl को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Cl2 में, क्लियर। और फर्दर क्या बोला गया, जो Cl2 बना वो किसको, K2MnO4 को चेंज करता है किसमें, KMnO4 में, क्लियर। अब बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ KMnO4, KMnO4 जो बन रहा है उसका मास निकालो बाय 1 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। शुरुआत में आपने क्या लिया, K2Cr2O7 का 1 ग्राम जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक्सेस ऑफ HCl के साथ, क्लियर। शुरू से ही बात, ये कितना लिया गया 1 ग्राम, और HCl कितना लिया, एक्सेस, जितना मन भर के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो ये किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, ये 1 ग्राम वाला, क्लियर, कोई दिक्कत। तो जो आपका Cl2 बना वो Cl2 फर्दर क्या कर रहा है बोलो, क्या कर रहा है, K2MnO4 को चेंज कर रहा है किसमें, KMnO4 में, क्लियर। तो आपसे बोला कि जब ये 1 ग्राम हो और ये एक्सेस हो तब बोला जा रहा क्या, एक्सेस ऑफ HCl एंड यूजिंग द एंटायर Cl2 फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये करना है कि इसका और इसका रिएक्शन करके इक्विवेलेंट निकालना है Cl2 का पहले रिएक्शन से, उसके बाद जो Cl2 है उसका रिएक्शन करा देना है किसके साथ, K2MnO4 के साथ। तो Cl2 प्लस K2MnO4 इज गिविंग यू KMnO4। तो जितना Cl2 का इक्विवेलेंट है वही बराबर हो जाएगा किसके, किसके, KMnO4 के। दूसरे इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये है थोड़ा सा दमदार सवाल, है ना, क्लियर। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, आई होप यू कैन इजीली डू इट। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं किसमें, किसमें, रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ठीक।
सो आई होप यू गाइस कैन ईजिली हैंडल नाउ द टॉपिक रिडॉक्स टाइट्रेशंस। ठीक, चलिए तो आज हम लोग रिडॉक्स को यहीं अपना ख़त्म करते हैं। आज अपना टॉपिक ख़त्म हुआ, से रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर अपना फिनिश हुआ है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे या तो केमिकल काइनेटिक्स जो बचा हुआ था उसको शुरू करते हैं, या हो सकता है कि नया चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तब तक के लिए खुदाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।